एक और कहानी सुनिए, सुना रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी कहानी है। और कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब करने की भी थोड़ी कृपया कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और साथ में लाइक करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सुनिए कहानी। सूरसेन नगर का युवराज प्रदीप सुंदर और बुद्धिमान था। उसमें एक ही ऐप था, वह यह कि बात बात पर वह नाराज होता और छोटी छोटी सी बात पर भी दुखी हो जाता था। प्रदीप जब विवाह के योग्य हुआ तब कई देशों की राजकुमारियों के चित्र मंगवाए गए, मगर उनमें से एक भी चित्र उसे पसंद नहीं आया। बात यह थी कि उसके मन में बहुत दिनों से कल्पना सुंदरी का चित्र अंकित था। ऐसी कन्या के प्राप्त होने तक प्रदीप विवाह करना नहीं चाहता था। प्रदीप के सामने किसी भी राजकुमारी का चित्र लाते तो वह झट कह देता कि मैं जिस कन्या से विवाह करना चाहता हूं वह यह नहीं है। हर बार प्रदीप के मुंह से ये बात सुनते देखकर राजा भी ऊब गया। उसने एक दिन प्रदीप से कह ही दिया, तुम जैसी कन्या का चाहते हो उसकी तुम ही खोज करो। एक दिन प्रदीप एक दल के साथ लिए उस कल्पना सुंदरी की खोज में चल पड़ा। सैकड़ों मील घूमने के बाद भी उसे वह सुंदरी दिखाई ना दी। आखिर ऊब कर वह अपनी राजधानी को लौट रहा था। एक गांव में हाट लगी थी, वहां पर मनोरंजन के कई कार्यक्रम चल रहे थे। प्रदीप भी मनोरंजन करने वहां पहुंचा। वहां की एक दुकान में उसे एक चित्र दिखाई पड़ा। उसे देखते ही प्रदीप चकित हो खड़ा ही रह गया, क्योंकि उस चित्र की कन्या 100% उसकी कल्पना सुंदरी जैसी ही थी। प्रदीप ने दुकानदार से पूछा, यह चित्र किसका है? कल्पना चित्र तो नहीं है ना? यह विजयदुर्ग की राजकुमारी का चित्र है। कहा जाता है कि दक्षिण देश की यात्रा में एक चित्रकार ने वहां की राजकुमारी का चित्र बनाया था। उस राजा ने उस चित्र को लेने से इसलिए इनकार किया कि वह बढ़िया नहीं बना है। मेरी दृष्टि में चित्र अच्छा था, इसलिए मैंने उसका मूल्य देकर खरीदा, दुकानदार ने जवाब दिया। प्रदीप ने उस दुकानदार को मुंह मांगा मूल्य देकर वह चित्र खरीदा। जल्द ही वह अपनी राजधानी को लौटा। वह चित्र अपने पिता को दिखाकर बोला, यह कन्या दक्षिण देश के विजयदुर्ग की राजकुमारी है। मैं इस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं, बाकी सारा प्रबंध आप करवा दीजिए। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से परामर्श किया। विजयदुर्ग वहां से काफी दूर था। वहां पर दूत भेजकर विवाह के लिए उन्हें मनाने में समय लग सकता था। इसलिए राजा ने यह निश्चय किया कि राजपुरोहित को भेजकर यदि विवाह के लिए वे लोग मान जाएं तो प्रदीप की तलवार के साथ विजयदुर्ग की राजकुमारी का विवाह करें और राजकुमारी को लावें। उसके बाद राजपुरोहित प्रदीप का चित्र लेकर विजयदुर्ग के लिए चल पड़ा। विजयदुर्ग के राजा और राजकुमारी ने भी इस विवाह के लिए प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दे दी। तलवार के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विजयदुर्ग के राजा ने असंख्य उपहारों तथा एक दल के साथ राजकुमारी को ससुराल भेजा। राजकुमारी मंगला अपनी सहेलियों तथा सिपाहियों के साथ जहां तहां पड़ाव करते डालते सूरसेन नगर के निकट पहुंची। इस बीच प्रदीप के मन में अपनी कल्पना सुंदरी को देखने की लालसा पैदा हुई। वह मामूली पोशाक पहनकर मंगला के पड़ाव के पास पहुंचा। वहां पर चारों ओर कोलाहल था। प्रदीप ने एक सिपाही के निकट पूछा, सुनो तो, राजकुमारी का डेरा कहां पर है? क्या मैं उसको देख सकता हूं? सिपाही को मजाक सूझा। उसने कहा, क्यों नहीं, देखते हो ना, उस डेरे से आने वाली राजकुमारी मंगला देवी है। ये कहते उसने राजकुमारी की एक सखी की ओर इशारा किया। उसको देखते ही प्रदीप के मन में क्रोध और विरक्ति पैदा हो गई। उसने सोचा कि उसे धोखा दिया गया है। प्रदीप राजमहल में लौट आया। उसने यह ताकीद करा दी कि किसी भी हालत में दिन के वक्त राजकुमारी उसकी आंखों में ना पड़े और रात के वक्त शयन मंदिर में तथा बाहर भी बत्तियां ना जलावे। किसी की समझ में न आया कि राजकुमार ने ऐसा कठोर आज्ञा क्यों दी है, लेकिन उसने वरण कर उस राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया था। इस कारण से कोई परेशान भी नहीं हुआ।
मगर मंगला देवी घबरा गई। उसने मन में यह संदेह भी पैदा हो गया कि चित्र में जिस राजकुमार को दिखाया गया उसे छोड़ किसी दूसरे के साथ उसका विवाह तो नहीं हो गया है, इसलिए शायद उसका पति उसकी आंख में पड़ने से बचने की कोशिश कर रहा है। फिर भी वह अपनी पति की आंख बचाकर उसे देख पाई। उसकी घबराहट तो जाती रही मगर उसका आश्चर्य बना रहा। प्रदीप रात के वक्त घरे अंधकार में अपने शयन कक्ष में पहुंच जाता। मंगला देवी के पूछने पर संक्षेप में जवाब दे देता। मुंह अंधेरे कमरे से बाहर चला जाता और बड़ी रात गए मंगला देवी के कमरे में लौट आता। कई दिन बीत गए। राजकुमार का यह व्यवहार मंगला देवी से सहा नहीं गया। उसने मन में यह जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर उसके पति के इस तरह के व्यवहार का कारण क्या है। यह सोचकर उसने अपनी एक बुढ़ी परिचारिका की सलाह मांगी। यहाँ के लोग बराबर कहते हैं कि आपके सौंदर्य पर मुग्ध होकर ही युवराज ने आपके साथ विवाह किया है। शायद यह बात सही ना हो। सही हो तो युवराज आपसे बचने के ऐसे प्रयत्न ना करते हैं। मुझे मालूम हुआ कि राजकुमार दिन भर गौशाला के पास रहते हैं। आपके देखने से बचने के लिए ना हो तो युवराज को मवेशी खाने के पास काम ही क्या होता है। हमें ये जानना जरूरी है कि आपको देखने पर युवराज क्या करने वाले हैं। इसके लिए हम एक उपाय करेंगे। आप मामूली पोशाक पहनकर मेरे साथ चलिए। हम दोनों मवेशी खाने के पास चलेंगे। आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपको देखने पर आपके पति क्या करने वाले हैं, तब हमें असली रहस्य का पता लग जाएगा। बूढ़ी परिचारिका ने सलाह दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जब प्रदीप शयन कक्ष में चला गया और राजमहल के सब लोग सो रहे थे, तब मंगला देवी ने एक पुरानी साड़ी पहनकर गहने उतार दिए, बाल भी संवारे बिना अपनी बुढ़ी परिचारिका के साथ गौशाला के पास चली गई। तब तक प्रदीप गौशाला के पास पहुंच चुका था। बुढ़ी परिचारिका सीधे युवराज के पास पहुंची और बोली, सरकार, यह युवती मेरी नातिन है। वैद्य ने इसे धारोशन दूध पिलाने को कहा है। आपकी आज्ञा हो तो। बुढ़ी की बात पूरी भी न हो पाई थी। प्रदीप अपनी आंखें विस्फारित करता देखता रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या उसकी कल्पना सुंदरी इस बुढ़ी की नातिन है? वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। क्यों सरकार? बुढ़ी का सवाल सुनकर युवराज का ध्यान बट गया। धारोशन दूध चाहती हो? पिलाओ, प्रदीप तुतलाते हुए बोला। मंगला एक गाय के पास पहुंची जिसका दूध दुहा जा रहा था। अचानक वह चिल्ला पड़ी। उसके पैर में कांटा चुभ गया था। क्या हुआ? प्रदीप ने घबराए हुए स्वर में पूछा। अपनी कल्पना सुंदरी के पैर में कांटा गड़ने की खबर सुनते ही उसकी आंखें गीली हो गई। मुझे पकड़कर खड़ी हो जाओ, यह कहकर प्रदीप ने खुद उसके पैर से कांटा निकाला। गवाले से धारोशन दूध लेकर पी लिया। तब उस बुढ़ी के साथ चलते हुए मंगला ने प्रदीप से कहा, आज्ञा दीजिए, चलती हुई रोज आओगे ना? कहा जाता है कि यह इलाज 40 दिन तक करना है, प्रदीप ने कहा। उसके कंठ में प्यार की लहरियां दौड़ रही थी। मंगला हंसकर बोली, जरूर आऊंगी। अगर बुढ़ी के साथ निकल पड़ी और सबकी आंख बचाकर दूसरे दरवाजे से होकर राजमहल में पहुंच गई। उस रात को प्रदीप जब सो रहा था तब मंगला ने उसे जगाया। क्या बात है? क्या चाहती हो? खींच भरे स्वर में प्रदीप ने पूछा। मेरे तलवे में पीड़ा हो रही है। सवेरे पैर में कोई चीज चुभ गई थी, इसलिए पैर भी सूज गया है, मंगला ने जवाब दिया। लाचार होकर प्रदीप ने नौकरों को दीपक लाने का आदेश दिया। दीपक लाया गया। उसकी रोशनी में उसका चेहरा देखने का युवराज ने पसंद नहीं किया। पैर को देख बोला, यह तो सूजा हुआ मालूम नहीं होता। सूजा नहीं, दर्द भी नहीं, रोशनी में आपका चेहरा देखने की मैंने चाल चली, मंगला ने हंसते हुए जवाब दिया। प्रदीप ने दीपक की रोशनी में सर उठाकर मंगला के चेहरे को देखा। वह तो और कोई नहीं, इसकी कल्पना सुंदरी ही है। हमारे प्रसन्नता के उसे लगा कि उसके होश उड़ रहे हो। दूसरे दिन युवराज दिन भर अंतपुर में ही रहने लगा। रात को उसका शयन कक्ष दीपों की
कि कार्तिक से स्वभयमान रहता, आंगन में कदम कदम पर दीपक जलते रहते। इस परिवर्तन का कारण किसी की भी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी थी जिस कहानी का नाम कल्पना सुंदरी है और जिसे मैंने आपको सुनाया। एक ऐसी लड़की जिसको उसने देखा नहीं था, फिर भी उससे वो प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसकी शादी उस लड़की से हो गई और उसे किसी सेवक ने गलत भ्रमित कर दिया कि यही कल्पना सुंदरी है, तो उसे देखकर उसका मन विरक्त हो गया। तो दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिएगा। आप जिससे प्यार कहते हैं उसे देखिए और अच्छी तरह समझिए, फिर ही बात को आगे बढ़ाइए। बीच में बात छोड़ने से हमेशा ही काम खराब हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे नई कहानी के साथ। और कहानी सुनने के बाद, और जिसने कहानी सुन ली हो, जिस दोस्त ने कहानी सुन ली हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं फिर।